फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो क्लास है वो संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके पहले मैं आपको पढ़ा दिया था संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपका क्लास पसंद आएगा। आज ये जो संविधान का प्रमुख स्रोत है सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट इस महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या बीपीएससी हो या सिविल सर्विसेज हो, इससे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो चलिए इसको बहुत आसानी तरीके से समझाते हैं, है ना। ये याद करना है और देखिए एक एक कॉलम को मैं बनाऊंगा और उस कॉलम के अनुसार इसको मैं समझाऊंगा कि आखिर ये है क्या, है ना। तो चलिए पहले संविधान के स्रोतों के विषय में जान लेते हैं। समझ लीजिए, क्योंकि संविधान के स्रोतों को जो स्वीकार किया था वह संविधान निर्माणकर्ता ही स्वीकार किए थे, है ना। इसलिए कहा जाता है कि संविधान एक व्यवहारिक संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्माताओं ने विश्व के अनेक देशों से अलग अलग प्रावधान लिए हैं, है ना। फिर समझिएगा, संविधान निर्माताओं ने एक व्यवहारिक संविधान के रचना की दृष्टि से संविधान निर्माताओं ने एक व्यवहारिक संविधान की रचना की दृष्टि से संविधान के बहुत से प्रावधान विश्व के अलग अलग देशों से लिए हैं, जिसका हम यहाँ व्याख्या करेंगे, है ना। जो संविधान निर्माता थे वो एक व्यवहारिक संविधान का जब रचना कर रहे थे तो उन संविधान को एक अलग और यूनिक बनाने के लिए, सबसे अलग बनाने के लिए इन्होंने अलग अलग देशों के संविधानों से जो उन्हें अच्छा प्रावधान लगा उसको इन्होंने अपने संविधान में समावेश किया। लेकिन जितने भी देश के अलग अलग देशों से जितने भी प्रावधान लिए गए हैं उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1935 का अधिनियम, है ना। भारतीय संविधान में सबसे अधिक जो प्रावधान लिए गए हैं वह 1935 के अधिनियम के तहत लिए गए हैं, है ना। हालांकि मूल संविधान में मूल अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, लेकिन 395 में 250 अनुच्छेद केवल आपको 1935 के अधिनियम के तहत ही लिया गया है। हालांकि जब संविधान में विश्व के अलग अलग देशों से जो प्रावधान लिया गया तब कुछ आलोचना करने वाले थे, संविधान के स्रोतों जो आलोचना करने वाले थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से भारतीय संविधान में विश्व के अलग अलग देशों से जो प्रावधान लिया गया है उस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक उधारों का संविधान है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये निस्संदेह यह था कि हाँ, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विश्व के अलग अलग देशों से संविधान का प्रावधान लिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हूबहू वही प्रावधान भारतीय संविधान में समावेश कर लिए। जैसे मान लीजिए अमेरिका का मूल अधिकार था तो उस मूल अधिकार को संविधान निर्माताओं ने हूबहू नहीं स्वीकार किया, बल्कि भारतीय परिवेश में यहाँ उसको समझ करके उसमें कुछ संशोधन करके भारतीय संविधान में समावेश किया गया। इसीलिए भारतीय संविधान को उधारों का संविधान नहीं कहा जा सकता है ना। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि किस संविधान से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया था, ठीक ना। तो एक नंबर में हम बात करते हैं 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम याद रखिएगा। सर्वाधिक प्रावधान क्वेश्चन पूछ दिया है कि सबसे अधिक किस अधिनियम से या किस देश से सबसे अधिक प्रावधान लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से सर्वाधिक प्रावधान लिया गया है। हाँ, सर्वाधिक प्रावधान लिया गया है ना। अब कौन कौन लिया गया है वो देखिए। एक नंबर में लिया गया था आपको न्यायपालिका, है ना। एक नंबर में न्यायपालिका लिया गया था, याद रखिएगा। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके गठनों का जो प्रावधान लिया गया था वह 1935 के अधिनियम के तहत लिया गया था। दूसरा लिया गया था लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान लिया गया था, याद रखिएगा। इसी लोक सेवा आयोग के गठन के तहत IAS, IPS, IRS इत्यादि की नियुक्ति की जाती है। और लोक सेवा आयोग का जो गठन किया जाता है वो राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय
सेवा के माध्यम से इनका गठन किया जाता है। राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवा के माध्यम से इनका गठन किया जाता है। तीसरा जो प्रावधान है वह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, जिसे CAG भी कहा जाता है, CAG भी कहा जाता है। इसका भी जो प्रावधान लिया गया है 1935 के अधिनियम के तहत, और याद रखिएगा अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। फिर समझिएगा 1935 के अधिनियम का सबसे अधिक प्रावधान लिया गया था भारतीय संविधान में, लगभग 250 अनुच्छेद। इनमें जो महत्वपूर्ण है वह न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का प्रावधान लिया गया है, याद रखिएगा, है ना। फिर हम आते हैं दूसरे नंबर में। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे, एकदम आसानी से पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। आप थोड़ा सा मन बना लीजिए, बाकी हम तो हैं ही पढ़ाने के लिए, है ना। बस कभी भी पढ़ाई को बोझ बनाकर नहीं पढ़ना चाहिए। उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो उसके लिए जान लगा दीजिए, यही ज़रूरी है ना। बोझ बनाइएगा नहीं हो पाएगा, है ना। और कभी भी प्रेशर में आकर पढ़ाई मत कीजिए। प्रेशर में आकर पढ़ाई करेंगे नहीं हो पाएगी, एकदम फ्री माइंड से पढ़ाई कीजिए। और बाकी के लिए हम हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दूसरे नंबर में है आपका, देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। 2 नंबर में ब्रिटेन के संविधान से समझिएगा। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था 1 नंबर में संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली समझिएगा। एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना में संसदीय शासन प्रणाली में आपको लोकसभा एवं राज्यसभा, है ना, राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो यहाँ से लिया गया था। लोकसभा का जो गठन किया जाता है अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है, और राज्यसभा का जो गठन किया जाता है वह अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। लेकिन इसके पहले होता है संसद का जो गठन किया जाता है वह 79 के तहत किया जाता है। और संसद के निर्माण में राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। उसके बाद लिया जाता है संसदीय विशेषाधिकार लिया गया था, है ना। संसदीय विशेषाधिकार लिया गया था। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है कि संसद के अधीन बनने वाली जितने भी प्रक्रियाएं थी वो टोटल आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, जिसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 105 में। उसके बाद तीसरा नंबर लिया गया था विधि का शासन, है ना, विधि का शासन। हमें मालूम है कि संविधान सर्वोच्च है, लेकिन संविधान में जो प्रावधान किए गए कानून है वह बनता है आपको विधायिका में, इसलिए विधि का शासन का प्रावधान इसमें किया गया है। उसके बाद मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, है ना, का प्रावधान भी आपको ब्रिटेन से लिया गया है। यानी एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडलों की जो व्यवस्था की गई है वो आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और 5 नंबर में लिया गया था एकल नागरिकता, है ना। ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और उसी एकल नागरिकता से संबंधित भारत में भी लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो नागरिकता का प्रावधान है वह भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 तक में ये प्रावधान किया गया है, ये लिया गया है ना। उसके बाद 6 नंबर में है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। 6 नंबर में जो लिया गया, 6 नंबर में वो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान लिया गया, है ना, समझिएगा। यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत तथा अनुच्छेद 226 के तहत, फिर समझिएगा, यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत तथा अनुच्छेद 226 के तहत
मूल अधिकारों के सुरक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में रीट दायर किया जाता है, जिसे समादेश कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में दायर किया जाता है। कब दायर किया जाएगा? जब हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तब। और ये 5 प्रकार के जो रीट है उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण होता है। 5 प्रकार के रीट होता है ना। तो ये सभी जो प्रावधान लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कंप्लीट हो गया। चलिए, मज़ा आएगा, आसानी से पढ़िए। ओके, तीसरा नंबर अब बात करते हैं। तीसरे नंबर में हम लेकर चलते हैं अमेरिका के संविधान से। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा नंबर अमेरिका के संविधान से। समझिएगा, अमेरिका के संविधान से जो पहला प्रावधान लिया गया है वो है आपको मूल या मौलिक अधिकार। मूल या मौलिक अधिकार। समझिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है ना। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है ना। जो 7वां मूल अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकारों के श्रेणी से बाहर कर दिया गया और उसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में बना दिया गया। ठीक ना। ये मूल अधिकार का जो विस्तृत वर्णन हम करेंगे वो आगे जब हम मूल अधिकार को पढ़ाएंगे तो इसमें पूरा डिटेल इसे हम समझाएंगे कि आखिर ये है क्या, है ना। तो ये मूल अधिकार का प्रावधान लिया गया। दूसरा नंबर लिया गया आपको सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान यहाँ से लिया गया है। तीसरा नंबर है आपको राष्ट्रपति का यहाँ पे तीसरा नंबर है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया। न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान लिया गया है। याद रखिएगा, संविधान कानूनों का संरक्षक होता है, लेकिन कानून बनता है विधायिका में यानी संसद में। लेकिन संविधान का जो संरक्षक होता है वह सुप्रीम कोर्ट होता है ना, जिसके संविधान के सर्वोच्चता का संरक्षक होता है। अगर कोई कानून ऐसा बनता है विधायिका में और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये कानून संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो वह हस्तक्षेप करता है। उसी को कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन, है ना। और न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है वो दिया गया अनुच्छेद 137 के तहत। ठीक ना। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है। लिया कहाँ से गया है? अमेरिका के संविधान से। फिर हम चौथे नंबर में बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो प्रावधान किया गया है वो आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में प्रावधान किया गया है। इसी तरह 5 नंबर में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना। ये अनुच्छेद 61 में वर्णन है। याद रखिएगा, किसी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया ही महाभियोग कहलाता है ना। किसी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया ही महाभियोग कहलाता है और यह वर्णन किया गया अनुच्छेद 61 में। और लिया कहाँ से गया है? अमेरिका के संविधान से, है ना। जब यह संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण करते हैं तभी इनको हटाया जाता है, अन्यथा नहीं हटाया जाता। 6 नंबर में है आपको उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, है ना। ये सभी प्रावधान आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया। फिर समझिएगा, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं समझाते हुए, है ना। मज़ा आएगा पढ़ने में और याद भी हो जाएगा। और ये अगर याद हो गया तो आधा जंग आप जीत लिए, जान लीजिए। चलिए चौथे नंबर में आते हैं आपको आयरलैंड के संविधान से।
देखते हैं इसमें क्या क्या है। चौथा नंबर है आयरलैंड के संविधान से। समझिएगा, आयरलैंड के संविधानों में से जो पहला लिया गया है वह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व। समझिएगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व को भारत में स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, है ना। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान किया गया है वह भारतीय संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक में प्रावधान किया गया है ना। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अधीन आने वाले कोई भी जो प्रावधान है वह आपको किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है ना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। उसके बाद 2 नंबर में है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति का जो प्रावधान है वो आपको अनुच्छेद 55 में किया गया है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 55 में। और ये भी लिया गया है आपको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और इसी में तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनयन, यानी यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्यसभा में समाज के 4 क्षेत्रों के सदस्यों की कमी है तब यह अनुच्छेद 80 के खंड 1 के तहत समाज के 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसमें पहला है साहित्य, दूसरा है कला, तीसरा है विज्ञान और चौथा है सामाजिक सेवा है ना। यानी LASS है ना, LASS लास है ना। लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस है ना। तो ये राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। किस अनुच्छेद के तहत? 80 के खंड 1 के तहत। कितने क्षेत्रों से अनुभव रहते हैं? 4 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा है ना, सामाजिक सेवा। तो ये हमारा चौथा नंबर था आयरलैंड के संविधान से। अब हम बात करते हैं कनाडा के संविधान है ना। देखते हैं 5 नंबर कनाडा के संविधान से। समझिएगा, इसमें 1 नंबर जो लिया जाता है वह संघात्मक या संघीय शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन किया गया है ना। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन किया गया है। और शक्तियों का जो विभाजन है वह आपको केंद्र सूची, राज्य सूची एवं तीसरा है समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची। समझिएगा, इस संघात्मक शासन प्रणाली में यानी संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र की शक्तियों को बांटा गया है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। केंद्र सूची के अधीन कानून बनाने का अधिकार है जो आपको केंद्र सरकार या संसद को है। राज्य सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार या विधानमंडल को है। और समवर्ती सूची के अधीन कानून बनाने का अधिकार दोनों लोगों को है, केंद्र को भी है और राज्य को है। लेकिन जब दोनों कानून बनाते हैं तो समवर्ती सूची पे जो कानून मान्य होगा वो केंद्र द्वारा मान्य होगा, न कि राज्य द्वारा मान्य होगा। इसके अलावा इसमें दूसरा है अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति
केंद्र के हाथ में, केंद्र के हाथ में। समझिएगा, इन तीनों सूचियों का अलावा, इन तीनों शक्तियों का अलावा एक और शक्ति होती है अवशिष्ट शक्ति। इन अवशिष्ट शक्तियों के विषय में या संदर्भ में जो कानून बनाने का अधिकार होता है केवल और केवल केंद्र को होता है, उसमें राज्य का नहीं होता है। तो अवशिष्ट शक्ति भी कनाडा से लिया गया है और संघात्मक शासन प्रणाली भी कनाडा से लिया गया है। इसी में तीसरा है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। ये भी प्रावधान आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कितना आसान है याद करने में। कनाडा से मात्र 3 याद है, संघात्मक शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्ति और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। तो ये आप देख लेंगे। उसके बाद हम आते हैं 5वें नंबर में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 5वें नंबर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, सॉरी 6ठे नंबर था ये शायद, 6ठे नंबर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिएगा यहाँ से क्या क्या प्रावधान लिया गया है। यहाँ से आपको 1 नंबर में लिया गया है समवर्ती सूची। अभी मैं पीछे वाले में कनाडा में बताया शक्तियों का विभाजन में, जिसमें समवर्ती सूची का जो प्रावधान लिया गया है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और याद रखिएगा, इस सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, लेकिन प्राथमिकता होगी केंद्र की। और इसमें दूसरा है आपको संयुक्त अधिवेशन की विशेषता, संयुक्त अधिवेशन की विशेषता सबसे महत्वपूर्ण। समझिएगा, यदि लोकसभा एवं राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी विवाद उत्पन्न हो जाता है, तब उस संदर्भ में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। फिर समझिएगा, जब दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर विवाद उत्पन्न हो जाए तो इस विवाद को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है ना। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति तो बुलाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। समझिएगा, फिर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और आपको किस अनुच्छेद के तहत है? 108 के तहत। जब संसद में या कोई विधेयक पास नहीं हो पाता है तब राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है ना। तो ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं आपको फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से समझिएगा, फ्रांस के संविधान से पहला जो प्रावधान लिया गया है वह है गणतंत्रात्मक प्रणाली, है ना। गणतंत्रात्मक प्रणाली ये लिया गया है। इसमें याद रखिएगा, ये जनता का शासन होता है, ये राज्य का शासन नहीं, बल्कि यह वयस्क मताधिकार के तहत एक संसदीय प्रक्रियाओं के तहत जो एक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना होती है, जिसमें जनता, भारत की जनता का सहयोग होता है, उसी को गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है, जो लिया गया कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। और दूसरा है इसमें समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता, है ना। ये भी प्रावधान आपको फ्रांस के संविधान से लिया गया था। हालांकि समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता फ्रांस की क्रांति का मुख्य आधार था, जो भारत के आपको देशिका में इसे स्थान दिया गया है ना। तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं 8वें नंबर में आपको जर्मनी के संविधान से।
जर्मनी के संविधान से मात्र एक प्रावधान लिया गया है और वह है आपात उपबंध। आपात उपबंध का प्रावधान लिया गया है ना। इसी तरह आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन प्रणाली, है ना। एकमात्र प्रावधान संविधान संशोधन प्रणाली, है ना। ये जो प्रावधान है अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में ये प्रावधान लिया गया है आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। उसके बाद 10 नंबर में है रूस के संविधान से। रूस के संविधान से जो प्रावधान लिया गया है वह है आपको मूल या मौलिक कर्तव्य, मूल या मौलिक कर्तव्य, है ना। समझिएगा, इससे ऊपर जितने भी प्रावधान लिए गए, अगर रूस के मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को छोड़ दिया जाए तो जितने भी प्रावधान लिए गए इन सभी प्रावधानों को मूल संविधान में स्थान दिया गया। लेकिन रूस से जो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया यह संविधान के लागू होने के बाद इसे स्थान दिया गया, है ना। मूल या मौलिक कर्तव्यों को जो स्थान दिया गया वह स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहा जाता है। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपको भारतीय संविधान के भाग 4 के ए तथा अनुच्छेद 51 के खंड ए में इसे स्थान दिया गया है ना। तो ये बाद में जोड़ा गया, बाकी जितने भी प्रावधान जोड़ गए और भारतीय संविधान के मूल संविधान में उनका स्थान दिया गया। लेकिन मूल या मौलिक कर्तव्यों का जो स्थान दिया गया वह 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत और स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारतीय संविधान के भाग 4 के ए तथा अनुच्छेद 51 के खंड ए में स्थान दिया गया, है ना। तो ये हमारा भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अब देखिए याद कैसे करेंगे, ये मैंने पूरा संविधान का स्रोत लिखा दिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक एक देश में अलग अलग प्रावधान लिखवाया है ना। याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि एक बार आप लोग ने देख लिया, देखने के बाद इसको लिख लेंगे। हालांकि पीडीएफ तो प्रोवाइड इसका हम कराएंगे ही, आप लोग प्रत्येक वीडियो का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। याद करने का तरीका, सबसे पहले कोई एक देश उठाइए। मान लीजिए 10 देश है, 10 में मान लीजिए उठा लीजिए ब्रिटेन, कि हमें ब्रिटेन का पूरा याद कर लेना है। तो सीधे हम याद करेंगे एक बार चिंतन करके कि हाँ क्या क्या इसमें है ना। ध्यान एकदम एकीकृत करके देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है, संसदीय विशेषाधिकार है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, उसके बाद आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना। तो इस तरह से विधि का शासन है। तो इस तरह हम करके याद कर लेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची का प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इस तरह जब जर्मनी में आपात उपबंध का प्रावधान है, फ्रांस में गणतंत्र शासन का प्रावधान है, समता समानता और बंधुता का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा मनोनयन लिया गया। तो इस तरह करके आप याद कर सकते हैं। इसके बाद और एक काम कीजिएगा, आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसका अपने से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। जब क्वेश्चन बनाइएगा, A4 साइज का पेपर ले लीजिएगा, उसमें इनसा क्वेश्चन बनाइएगा और उसके सामने आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका आंसर अपने आप का वो याद हो जाएगा। अगर वो नहीं हो पाता है तो कोई भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट मिलता है, इन सब से लेकर जैसे लुसेंट हो गया, क्राउन हो गया, घटना चक्र हो गया, कोई एक किताब ले लीजिए और उनसे टॉपिक वाइज जितना मैं पढ़ा दिया उसे क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए, है ना। देखिएगा बहुत फ़ायदा करेगा इससे, है ना। और जो टॉपिक नहीं समझ आता है उसके लिए हम हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि फ्री होकर पढ़ाई कीजिए। क्योंकि मैं फिर बता दे रहा हूँ बाबू कि सामने वैकेंसी आ रही है, आयोग ये नहीं देख रहा है कि आप घर पे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है। एग्ज़ाम का डेट देगा तो आपसे एग्ज़ाम लेगा, आप कितना तैयारी किए हैं नहीं किए हैं उसे कोई लेना देना
नहीं है तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब काम छोड़ करके आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। और इसको पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।